हम 2015 का पेपर जो है एनालिसिस कर रहे थे, उस पे एक्सप्लेनेशंस और समरीज उसकी भी बात कर रहे थे। मगर बाकी हमारे पास जो पेपर है 2015 से पहले या बाद में, वो 50 एमसीक्यूज के हैं। और अब एसपीएससी का पैटर्न भी 50 एमसीक्यूज वाला है। मगर क्योंकि हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी पॉइंट है कि इसमें 100 क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने डिस्कस किए थे कल क्वेश्चन, और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46, पास्ट पेपर 2015। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया सिंड्रोम फिन फिनोबार्बिटॉल इज इंडिकेटेड। एक पेशेंट है हमारे पास, एक बच्चा है जो कंजेनाइटल जब पैदा हुआ है तब से उसको बिलिरुबिन लेवल उसकी जो है वो इंक्रीज है। तो उस बच्चे को जो है फिनोबार्बिटॉल जो है इंजेक्शन, वैसे तो ये सेडेटिव ड्रग है फिनोबार्बिटॉल, मगर हम इसमें जब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होती है तो उसमें देते हैं। वो क्यों देते हैं? भले ही उसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो या ना हो, फिर भी इसका एक तो ये ब्रेन बैरियर, जब बिलिरुबिन जो है एक टॉक्सिन है, वो क्रॉस करेगा तो बच्चे में फिट्स डेवलप होंगे। इससे प्रिवेंट के लिए एक तो देते हैं। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट जो हम फिनोबार्बिटॉल देते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया में, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेज, ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेज को एक्टिव करने के लिए, ज्यादा उसकी प्रोडक्शन करवाने के लिए फिनोबार्बिटॉल उसको ट्रिगर करता है प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये नॉर्मली हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में मौजूद होता है एंजाइम ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेज। तो ग्लूकोरोनी ट्रांसफेरेज का काम क्या होता है? वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। मीन्स फैट सॉल्युबल जो बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट करके वाटर सॉल्युबल करता है। वाटर सॉल्युबल होने के बाद बिलिरुबिन जो है एक्सक्रिएट आउट हो जाती है स्ट्रेप्टोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। मीन्स फीसिस में एक्सक्रिएट और यूरिन में एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, तो बिलिरुबिन की जो अमाउंट है वो हमारे जिस्म में डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे सिंड्रोम है एक जिसमें देते हैं। अब देखें, ये 4 सिंड्रोम दी हुई है, चारों सिंड्रोम में बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होती है। मगर सिर्फ सिरेगुलर निजार डिजीज जो है उसमें फिनोबार्बिटॉल का एक्शन होता है। वो क्यों होता है? हम तो चारों डिजीज को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है जिलबर्ट सिंड्रोम, GS। जिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि लिवर जो है अफेक्टेड होता है और बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मेजॉरिटी जो है इसे स्लो होती है उसमें इंक्रीजमेंट। इसमें जो जिलबर्ट सिंड्रोम है उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो है लिवर को डैमेज नहीं करती। इसमें बिलिरुबिन जिलबर्ट सिंड्रोम में लिवर डैमेज नहीं होता। ये नॉर्मल होती है, स्लो इंक्रीज होती है, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली ये कंट्रोल्ड हो जाती है खुद ब खुद। देन हमारे पास है ऑप्शन बी, सिग्लर निजार। इसमें क्या होता है? ये एक सिंड्रोम है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इनहेरिटेंट क्रोमोसोम, जो ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम है उनका इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कंजेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? जॉन्डिस कहेंगे। काइंडली जिसका म्यूट पे नहीं है माइक, आप म्यूट पे लगाएं प्लीज। शाकरा म्यूट पे लगाएं। सेम कंजेनाइटल नॉन, एक होती है हीमोलाइटिकल जॉन्डिस, एक होती है नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस कौन सी होती है? जब रेड ब्लड सेल की डेथ रेशो इंक्रीज हो जाए, वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन रिसाइकिल नहीं होती, मगर जो ग्लोबुलिन है अमाइनो एसिड, उसका रिसाइकलिंग होती है हमारी बॉडी में, रीयूज होता है। तो आयरन जो है वो उसका ब्रेकडाउन, और आयरन से बनती है, आयरन जब प्रोसेस होकर लिवर से गुजरती है तो वहां पे बन जाती है बिलिरुबिन उससे, आयरन से। तो ये देखिए, जब हेमोलाइटिक होती है तो नॉन हेमोलाइटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर में ब्रेक डाउन रेड ब्लड सेल की नहीं होती, मगर लिवर अल्टीमेटली उसमें इन्वॉल्व होता है।
तो एब्सेंस हो जाती है इसमें। कंजनाइटली बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले उसमें एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनी ट्रांसाफेरेज, इसमें जो है इसकी कमी होती है बच्चों में। उसकी कमी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिस डिसऑर्डर को कहते हैं सिग्नल निजॉर डिजीज। उसमें क्या होता है, जो जीन होती है हमारी, उस जीन के यूजी टी 1A1 जीन का नाम है, उस जीन में डिफेक्ट होता है। और इस जीन का UGT1A1 जीन, इसका काम ये होता है कि एंजाइम ग्लूकोरोनिसिल ट्रांसफेरेज को प्रोड्यूस करवाए। तो अब जब एंजाइम की कमी है तो फेनोबार्बिटोल हम देते हैं कि उसको ट्रिगर करे, ज्यादा पैदा करे। हमारे पास दो और डिजीज है, ड्यूबिन जॉनसन एंड रूटर। डोबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम में कॉन्जुगेटेड जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया होती है वो किस वजह से होती है। एक तो होता है कि बिलिरुबिन लेवल जो इंक्रीज होती है, येलोनेस बॉडी में होती है, वो या तो लिवर का डिफेक्ट हो, या लिवर के जो बाइल डक्ट है उसमें ब्लॉक आ जाए, या फिर गाल ब्लेडर में ब्लॉकेज हो जाए, या तो जीन का डिफेक्ट हो जाए। उसके अलावा पांचवी पॉइंट, हीमोलाइटिक जांडिस हो जाए। हीमोलाइटिक में ब्लड सेल का डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो कोलीस्टेसिस का मतलब होता है कि जो डक्ट है, जो बाइल डक्ट है वो सुकड़ जाए, रास्ता उसका जो है वो कम पड़ जाए, वहां पे जो ल्यूमेन है वो डिक्रीज हो जाए, और इसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं होते। मगर बिलिरुबिन जो है यूरिन में एक्सक्रिएट आउट होती रहती है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कौन सी होती है, जो वाटर सॉल्युबल हो और यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन में एक्सक्रिएशन उसकी हो। तो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट हम समझ गए कि सिग्लर निजॉर डिजीज जो है उसमें फिनोबार्बिटोल का यूज होता है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, द कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। देखें, हम प्रेगनेंसी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करके आए थे कि कॉन्स्टिपेशन से प्रेगनेंसी में कैसे प्रिवेंट करें। तो उसमें हमारा था कि वेजिटेबल एंड फ्रूट डाइट, जिसे हम कह रहे थे कि फाइबर डाइट्स। अब हम एनीमिया में चारों टाइप जो है वो पढ़ा के आया हूँ, डिस्कस करके आया हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलेंगे, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है 75% फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में जब एनीमिया होती है तो वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। और 25% पेशेंट्स में जिनमें एनीमिया होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, वो होती है फोलेट की, मीन्स फोलिक एसिड की कमी की वजह से। इसलिए प्रेगनेंसी डिलीवरी से 3 मंथ से पहले और 3 मंथ बाद तक फोलिक एसिड की 1 टेबलेट WHO की रिकमेंडेशन है कि मदर वो ले। प्रेगनेंसी डिलीवरी से 3 मंथ पहले और 3 मंथ बाद तक 1 टेबलेट फोलिक एसिड की जो है वो ले मदर जो है रोजाना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ के आए हम, हीमोलाइटिक पढ़ के आए, अप्लास्टिक पढ़ के आए थे, माइक्रोसाइटिक नार्मोसाइटिक एनीमिया हम पढ़ के आए थे, आप रिपीट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन है 48, फीवर इज टर्म्ड एज हाई ग्रेड। अब में टेम्परेचर भी हमने पढ़ा था कि कब हाई ग्रेड कहेंगे, जब 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा टेम्परेचर, तो उसे कहेंगे हाई ग्रेड फीवर, हाइपर पायरेक्सिया। पायरेक्सिया means fever. Hyperpyrexia means high grade fever. Antipyretic means drug which used for the decreasing temperature. Then हमारे पास क्वेश्चन 49, मम्प्स इज अ डिजीज caused by। मम्प्स एक डिजीज है जो होती है, किस वजह से होती है। इसका जो वायरस होता है उसका एक्चुअली वायरस का नाम भी होता है मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, कंटाजियस डिजीज है। वो एक पेशेंट से दूसरे में इसकी वैक्सीनेशन भी होती है। मीजल, मम्प्स एंड रूबेला जो वैक्सीन होती है तीनों डिजीज के लिए। तो अब देखें, मम्प्स इज काज्ड बाय, वो तो होती है वायरस की वजह से। यहाँ पे वायरस का कोई नहीं है, सीन क्वेश्चन का थोड़ा उलट है। और वो मम्प्स वायरस किससे बिलोंग करता है,
पैरामाइक्सो वायरस फैमिली से। पैरामाइक्सो हम करके आए थे, उसमें मम्प्स वायरस का नाम नहीं था मगर पैरामाइक्सो का नाम था। तो हम क्या कर रहे थे, पैरामाइक्सो वायरस। ये हो एक्चुअली होता क्या है, हमारे सिलेवरी ग्लैंड है थ्री पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। कौन कौन से? पैराटिड ग्लैंड नियर दी ईयर, देन हमारे पास मैंडिबल के लोअर साइड में सब मैंडिबुलर, देन हमारे सब लिंगुअल जुबान के नीचे वाले जो ग्लैंड है। तो थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड, वन साइड देन अदर साइड देन इन अदर साइड, ठीक है। तो थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड। जब पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है मम्प्स में, पेरोटिड ग्लैंड की होती है, वायरस मम्प्स वायरस है, फैमिली कौन सी है, पैरामाइक्सो वायरस है, अगर आ जाती है कम्युनिकेबल डिजीज है और इसकी वैक्सीनेशन होती है 9th एंड 15 मंथ ऑफ द एज, MMR। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, पेशेंट इज इन रिकवरी रूम, पेशेंट रिकवरी रूम में आफ्टर सर्जरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी है? तो पेशेंट जब रिकवरी रूम में हो तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है वो होती है वाइटल साइंस। वूंड चेक नहीं करेंगे, यूरिन आउटपुट क्यों जल्दी में चेक करेंगे, रिकवरी में आया है तो उसका यूरिन आउटपुट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है, कलर भी चेक इनिशियल नहीं है, वाइटल साइन देखेंगे। वाइटल साइन में क्या देखेंगे? बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो पहले पहले इनिशियल स्टेप पे हम क्या करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, बिल्यूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड। अब डिस्कलरेशन पे हमारे पास यहाँ पे हमने 6 टर्म्स रखे हैं डिस्कलरेशन पे। वो टर्म कौन से हैं? पेल, येलोइश, बिल्यूइश, वेटिलिगो, अल्बिनिज्म, मेलेज्मा। 6 टर्म। अब देखिए ब्लूइश डिस्कलरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। वेन, जब हमारे जिस्म के अंदर, जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसिस। पेशेंट को सफोकेशन हो, उसकी रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन की जो है डिमांड पूरी ना हो टिश्यू परफ्यूजन में, तो कलर कौन सा हो जाता है, साइनोसिस, मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। देन हमारे पास देखेंगे आप पेल एंड येलोइश। पेल कलर इज द साइन ऑफ, और अगर ये ऐसा हो पेल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज, तो आप क्या कहेंगे, पेल कलरेशन होती है पाम की, नेल की, बॉडी की पेल कलरेशन होती है अनीमिया की वजह से। तो हमारा जो ऑप्शन होता करेक्ट वो अनीमिया होता। देन है येलोइश डिस्कलरेशन। येलोइश डिस्कलरेशन तब होती है जब बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाए, बिलिरुबिन बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो क्या होती है, बॉडी येलो हो जाती है। और बिलिरुबिन के इंक्रीज होने की, येलो कलर होने के बाद उस कंडीशन को टर्म देते हैं, नाम देते हैं, वो कौन सा होता है, जॉन्डिस। जॉन्डिस की वजह से येलोइश डिस्कलरेशन होती है। देन वेटिलिगो, वेटिलिगो ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसपे पेचेस हो जाते हैं स्किन पे, व्हाइट पेचेस, धब्बे हो जाते हैं व्हाइट। सिंधी में उसे कहते हैं चिट्री। चिट्री मीन्स व्हाइट पेचेस ऑन द स्किन एंड द वेटिलिगो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर in which the skin pigmentation has been malfunctioned। उसके बाद है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म पे हमारा पहले भी डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में। तो अल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होते हैं, आपने काफी लोग देखेंगे वो पूरे सफेद होते हैं, पूरा उनका जिस्म, उनको सन सेंसिटिविटी होती है, बहुत सारे उनके साथ फिर दूसरे इश्यूज होते हैं। तो इस कंडीशन को, जेनेटिकल डिसऑर्डर को अल्बिनो, अल्बिनिज्म, और ऐसे बंदे को जिसको अल्बिनिज्म हो उसे कहते हैं अल्बिनो। देन मेलेज्मा। मेलेज्मा भी स्किन, जब तो melasma, सर के melasma is a common skin disorder, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लू ग्रे पैचेस हो जाते हैं स्किन में। तो ये भी एक स्किन का डिसऑर्डर है डिस्कलरेशन का। तो ये हमने पेल, येलो, ब्लूइश, वेटिलिगो, अल्बिनिज्म एंड मेलेज्मा, ये सारे जो हैं स्किन डिसऑर्डर है। चाहे था अच्छे
Then question number 52, Billard complete picture shows microcytic hypochromic anemia. अब देखें, जब हमने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े थे तो आपको अगर थोड़ा सा उनका अच्छे से उनको पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे इस वर्ड से ही। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बिलर्ड सेल, साइटिक सेल, बिलर्ड सेल स्मॉल होंगे, और क्या होगा, हाइपो मीन्स डिक्रीज, क्रोमिक आयरन, आयरन की डिक्रीजमेंट हो जाए और ब्लड सेल आयरन की कमी की वजह से थोड़ा छोटा हो जाए नॉर्मल सेल से, तो इस एनीमिया को कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दैट में ड्यू टू द डेफिशिएंसी, क्योंकि हाइपोक्रोमिक की बात है तो आयरन की बात है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से अनीमिया होती है। अनीमिया की थोड़ी ये टाइप्स पढ़ ले, देखें रिपीट हुए इस पे क्वेश्चन, और हमने तकरीबन इन चीजों को एलाबोरेट करके समझाए कि विटामिन बी डेफिशिएंसी, अच्छा आयोडीन डेफिशिएंसी आ जाता है अगर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, तो आप कौन सा करते, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। वाइटर, मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, फोलिक एसिड की कमी हो जाती। अगर भला यहाँ पे क्वेश्चन होता कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फोलेट मींस फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से जो ब्लड सेल है वो लार्ज होता है थोड़ा, मेगालो, मेगा मींस बड़ा, मेगालोसाइटिक। क्वेश्चन नंबर 53, द लास्ट सिस्टम ड्यूरिंग फीटल लाइफ टू मेच्योर, जो लास्ट सिस्टम है जो मेच्योर होता है, एक्टिवेट होता है लास्ट में, वो होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ के आए थे कि जब फेटल मींस मौत, डेथ, डेथ के बाद कौन सा लास्ट सेंस है वो डाई होता है, फर्स्ट कौन होता है, ये इससे थोड़ा लाइफ और जिंदगी और मौत के बीच में था, तो मैंने आपको निकाल के याद है, ये चीजें याद करें। गेस्टेशनल, जेस्टेशनल पीरियड, जेस्टेशनल पीरियड 38 वीक टू 42 वीक तक नॉर्मल है, उसके बाद डिलीवरी, और ओवम एंड स्पर्म की यूनियन, मिल जाना, फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो है वो बिगेस्ट बॉडी सेल है, लार्जेस्ट सेल जो है नर्व सेल है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, एम्ब्रियो जब जो है क्लास ले दो, छुट्टी है। ठीक है, 2 मिनट। देन जाइगोट एम्ब्रियो जो फीटल लाइफ जो पहली है उसे 3 मंथ तक एम्ब्रियोनिक लाइफ कहते हैं। देन उसके बाद फीटस, और फीटस के बाद जो है न्यू बार्न, जो बच्चा पैदा होता है उसे न्यू बार्न, और 28 डेज के बाद पैदा होने के उसे इन्फेंट कहेंगे हम, 1 ईयर तक। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, if a patient develops reaction due to the incompatibility of blood, the early nursing intervention। इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि ब्लड ग्रुप जो हो वो क्रॉस मैच ना हो, या वो उसकी जो है ग्रुपिंग अलग हो। इनकम्पेटिबिलिटी, रिएक्शन हो दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो पेशेंट का ब्लड है और जो हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, तो फर्स्ट इनिशियल इंटरवेंशन, ये कॉमन क्वेश्चन है, प्राइवेट जॉब्स में भी आता है, तो सबसे पहले हमारी इंटरवेंशन कौन सा होना चाहिए, तो जाहिर बात है हम एड्रेनलिन तो देंगे नहीं, ऑक्सीजन तब देंगे जब पेशेंट को सफोकेशन हो, कोई साइनोसिस हो, एट्रोपिन भी हम नहीं देंगे। तो इसका जो है फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप होगा उसमें हम ब्लड को स्टॉप करेंगे, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप करेंगे, देन फिर एविल और डेक्सा और ये बाकी इंटरवेंशन बात की बात है। सबसे पहले काज को रिमूव करना होता है, जो काज बना है एलर्जिक का उसको रिमूव करें, मींस स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन हमारे पास एक क्वेश्चन, थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, ये भी हम पढ़ के आए हैं कि थायरोक्सिन T3 T4 जो है थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्शियम की कैल्सिटोनिन भी पैराथायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, अब दोनों के थोड़ा ग्लैंड देख लें हम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को,
और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, बाकी सारी बॉडी के ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है और उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अलमंड शेप का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर आगे वाली तरफ, दूसरा पोस्टीरियर पीछे वाला तरफ। आगे वाली तरफ से 6 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और पीछे वाली तरफ से 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। थोड़ा इनको याद कर लेना, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से? प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड में हेल्प करना। ग्रोथ हार्मोन जीएच एंटीरियर से, ये भी ग्रोथ में हेल्प। एडर्नोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडर्नोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करे वो। थायराइड का फिर थायरोक्सिन T3 T4 अलग है, ये सिर्फ थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये हार्मोन्स जो है 6 हार्मोन बेसिक प्रोड्यूस होते हैं एंटीरियर पे। देन 2 हार्मोन ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। वो कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। 2 हार्मोन याद रखें। ऑक्सीटोसिन पे क्वेश्चन आया है आगे इसी पेपर में। हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से तो जो है 5 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। वो कौन से? ये होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। हाइपो थायराइड थैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, और वो रिलीजिंग हार्मोन फिर आते हैं कहाँ पे? अपनी अपनी लोकेशन पे जहां पे वो करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो थायरोक्सिन को जो है आके स्टिमुलाई करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारा एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है। एंड डोपामिन आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनटू द। अब डोपामिन पे आया था क्वेश्चन, जो थे हमारे बेसल गेंगलिया, उसका क्वेश्चन था। बेसल गेंगलिया एक्चुअली अगर स्पेसिफाइड पे चाहे, अगर हम ब्रॉडर टर्म पे कहें तो ब्रॉडर टर्म पे डोपामिन जो है वो रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। डोपामिन क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामिन जो है वो हार्मोन नहीं है, मगर वो है न्यूरो ट्रांसमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, बीटा ब्लॉकर आर कंट्रा इंडिकेशन। बीटा लोल फैमिली, एटिनिलोल और जितने भी हैं, वो जो ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। मगर हाइपरटेंसिव हो और जो है पेशेंट मायोकार्डियल इंफाक्शन का हो, तो उसमें ये बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। अ पर्सन रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर रोड एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए कि हमारा ब्लड जो है, अगर हमें पेशेंट सीरियस कंडीशन में आया है, हमारे पास ब्लड बह गया है बहुत, और वो हेमोरजिक शॉक में जा रहा है, मीन्स हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है पेशेंट, तो हमें ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए टाइम वेस्ट करने से पहले जल्दी में कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करना है, तो हमारा यूनिवर्सल जो डोनर था वो था ओ नेगेटिव, और RH नेगेटिव है उसपे। और हमारा जो यूनिवर्सल रिसिपेंट था वो AB पॉजिटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सीन चेंज हो गया। हिज ओन ब्लड ग्रुप इज A पॉजिटिव। A पॉजिटिव उसका अपना ब्लड ग्रुप है, और हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं करेंगे यहाँ पे? सॉरी, ये A नेगेटिव नहीं होगा, ये AB पॉजिटिव होगा। क्यों नहीं होगा? कि A नेगेटिव उसका A पॉजिटिव है, A नेगेटिव लगाएं तो नेगेटिव का मतलब है RH है, उसमें है ही नहीं, इस वजह से नेगेटिव है, तो हम लगा सकते हैं। O पॉजिटिव भी हम लगा सकते हैं, O नेगेटिव भी हम लगा सकते हैं, मगर AB पॉजिटिव नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें A पॉजिटिव वाली एंटीबॉडीज मौजूद है जो कि इनकम्पेटिबिलिटी करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब थोड़ा देखना, हमारे पास अगर पेशेंट होता
पेशेंट का अपना ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता और हमारे पास ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, तो हम सब ग्रुप उसमें लगा सकते थे, क्योंकि उसमें ओ पॉजिटिव फिर नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास ए पॉजिटिव लगाए तो उसके अंदर ए पॉजिटिव के एंटीजन मौजूद, बी लगाए तो उसके बी की मौजूद, ए बी लगाए तो दोनों की ऑलरेडी जो है RH मौजूद है। तो हमारे इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस को क्लियर किया करें अपने माइंड में, बहुत सारे व्यू से के बाद में फिर थोड़ा चेंज आ जाते हैं क्वेश्चन। इंटरनल फीडिंग पे आ चुका था, हमने इस पे बहुत डिस्कस किया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसमें एनजी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन फेट? डायबिटिक, हेपेटाइटिस है, मगर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, कौन सा है। तो हेपेटाइटिस में भी करवाएंगे, डायबिटीज में भी करवाएंगे, डायरिया है अगर मदर को तो वो भी करवा सकती है, मगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि बच्चे का और मदर का क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, उस क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से बच्चे में रेस्पिरेशन के थ्रू, मदर की रेस्पिरेशन के उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई चला जाएगा। इस वजह से उसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस वाली मदर को कहते हैं कि आप जब तक आपकी मेडिसिन उसे सप्रेस करे तब तक आप नहीं फीड करवाएं। क्वेश्चन नंबर 60 है, नर्सिंग केयर इन गैस्ट्रोस्कोपी इंक्लूड ऑल। गैस्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम पेशेंट को, प्रोसीजर बिल्कुल करते हैं। नो फ्लूइड इज गिवन फॉर, पेशेंट को एनपीओ करते हैं 4 to 6 आवर बिफोर सर्जरी। उसके बाद डेंचर मीन्स डेंटल जो उसके लगे हुए होते हैं दूसरे आर्टिफिशियल दांतों की पूरी बाहर है, तो वो हम रिमूव करेंगे, ज्वेलरीज रिमूव करेंगे, मगर ये कोई स्पेसिफिक गैस्ट्रोस्कोपी के लिए नहीं है कि आप हाफ आवर बिफोर उसको सर्जरी से एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करें। वो जो उसका टाइम है वैसे रूटीन है, तो वो उसमें एंटीबायोटिक अपने रूटीन से लगेगी, उससे सर्जरी का कोई लेना देना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विद अ वेरी लो डोज इवन। लो डोज पे हम मेडिसिन दे रहे हैं, कभी कभी देखते हैं ना हम पेशेंट को मेडिसिन तो देते हैं मगर उसका डोज कंप्लीट नहीं होता, तो ड्रग की एफिकेसी नहीं होगी। जब ड्रग की एफिकेसी नहीं होगी तो हमारा डिजायर्स आउटकम नहीं आएगा। हम इस पे फार्मा के इस क्वेश्चन पे डिस्कस करके आए हैं। तो अब इसमें देखें, लो डोज दे रहे हैं और वो उस पर रिकवर नहीं हो रहा मगर बीमारी बढ़ रही है और भी, तो इसे कहेंगे पैथोजेनेसिटी। वायरोलेंस उसे कहते हैं कि वो पैथोजन एक में से दूसरों में ट्रांसफर होता जाए, तो इसे कहते हैं वायरोलेंस है, वो स्प्रेड है उसका। इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है इन्फेक्शन का बढ़ना, तो पैथोजेनिसिटी का मतलब है बीमारी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाना, उसे कहते हैं पैथोजेनिसिटी। मीन्स पैथोजन अपनी जो है जो स्प्रेड है वो तेज कर रहा है और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज। कॉमन काज ऑफ वर्टिगो, क्वेश्चन नंबर 62, कॉमन काज ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो का ये कॉमन काज और वर्टी इस पे ईयर पे हम डिस्कस करके आए हैं, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम ओनली हम डिस्कस करेंगे कि इसका ऑप्शन है ए मेनर्स डिजीज, बेटल और इनर एयर के बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 63, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक अकर आफ्टर एवरी 7 to 10 ईयर। मैं ये ट्रेंड पढ़ा के आया हूँ, ट्रेंड में हमने पढ़ा साइक्लिक, सीजनल, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में क्या होता है, जल्दी थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिजीज में जो है तब्दीलियां आती रहती हैं उसके स्प्रेड में, पेशेंट्स में। देन सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड में क्या हो रहा था कि कुछ सालों के बाद, 7-10 साल के बाद डिजीज की फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, तो इस कंडीशन को कहते हैं, स्पेसिफिक नहीं होता उसमें टाइम पीरियड। ऑक्सीटोसिन आ गया क्वेश्चन हमारे पास 64, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड, कौन सा था, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर दी सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी सोमा। क्वेश्चन नंबर 65, सोमा नर्व सेल होता है हमारा, उसमें सोमा, बॉडी, डेंड्राइट, 3 जो है उसके मेन पार्ट्स होते हैं, सोमा, बॉडी और एक्सॉन जिसे कहें। सोमा जो है एक्सॉन, सोमा जो है पार्ट है न्यूरॉन का, मसल फाइबर का नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू का नहीं है, एपिथेलियल का नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट पूछा गया है कि सोमा किसका पार्ट है। जैसे हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था कि इंटीग्रिटी, कोऑर्डिनेशन
जो है वो कौन से होता है, वो नर्व टिश्यू में होती है, मगर जो कंट्रेक्टिविटी का अमल है वो मसल फाइबर, मसल टिश्यू में होता है। तो सोमा इज द पार्ट ऑफ नर्व। इम्पर्सनल हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल। इम्पर्सनल मीन्स पर्सनल ना हो, सबके लिए हो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ, वाटर सप्लाई, ये सबके लिए होता है, इम्पर्सनल होता है, किसी का एक का स्पेसिफिक। मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ में जो है इम्पर्सनल हेल्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 67, द इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल, ethic, meaning and purpose in life are said to be spiritual dimension। डायमेंशन हम पढ़ते हैं जिसमें फिजिकल डायमेंशन में जो है ओनली फिजिकल फिटनेस, फिजियोलॉजिकल जो है वो कंपोनेंट्स। डायमेंशन इमोशनल, इमोशनल में जो है सैडनेस और हैप्पीनेस को हम डिस्कस करते हैं। मेंटल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन में मेंटल डिजीजेस आ जाती हैं उसमें। मगर इंटीग्रिटी, दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक, जिंदगी के उसूल और ज़ाब्ता हो, इथिक के अंदर रह के जिंदगी गुजारना हो, तो ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है लाइफ का। और लाइफ जो वो पर्पसफुल हो कि यहाँ के बाद, जिंदगी के बाद आखिरत है और आखिरत के बाद हिसाब किताब है, ये स्पिरिचुअल पर्पसफुल लाइफ है। तो इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज मलाइटस पे हम बारहा डिस्कस करके आए कि डायबिटीज 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज, उसके बाद जो है एडीएच हार्मोन के इंक्रीज हो जाने की वजह से डायबिटीज इंसिपाइडस। चार हमने किस्म, डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज इंसिपाइडस इज एक्चुअली नॉट अ डायबिटीज बट इट इज ड्यू टू the excessive secretion of anti-diuretic हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा यूरिन होता है पेशेंट को, पोलीयूरिया। मगर जब ज्यादा पोलीयूरिया हो तो अल्टीमेटली ज्यादा प्यास लगेगी, तो पोलीडिप्सिया भी होगा। जब ज्यादा प्यास लगेगी, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पोलीफेजिया होगा और पेशेंट को ज्यादा भूख लगेगी। तो थ्री उस सिम्टम्स की वजह से इसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। एक्चुअली उसका काज जो होता है डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच। और डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, डायबिटीज टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसमें क्या होती है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल है, बीटा लैंगरहांस, वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें पेनक्रियाज के सेल तो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं मगर सेलुलर लेवल पे रेजिस्टेंस होती है, वो वहां पे लॉक खोलते नहीं कि ग्लूकोज को इंसुलिन लेकर जाए और अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखे, मगर उस पे फिर सेलुलर रेजिस्टेंस होती है, ये एजेंट को होता है। डायबिटीज टाइप 1 को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस को ज्वाइनाइल डायबिटीज मलाइटिस भी कहा जाता है। और ये 30 ईयर से बिलो वाले यंगेस्टर को होती है डायबिटीज टाइप 1। एंड टाइप 2 जो है उसको ज्यादा हो जाए, अगर हम डोज ज्यादा लगा लें इंसुलिन का, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को कहेंगे इंसुलिन कोमा। मगर जब पेशेंट के ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो, मीन्स हाइपर ग्लाइसीमिया परसिस्टेंट हाई हो जाए, और उसको ड्रग जो है पिल्सो, ओरल पिल्सो डायबिटीज की, जैसे मेल्टफार्मिन है, ग्लूकोफेज जिसमें आती है, वो हो या इंसुलिन हो, वो उसको पेशेंट को ना मिले, तो फिर होता है डायबिटीज कोमा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक इसी पेपर में या किसी और पेपर में, SPSC में। तो डायबिटीज की कहानी इतनी होती है, और आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ले। डायबिटीज फूड नंबनेस हो जाती है, उसमें थ्री पैथीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। तो न्यूरोपैथी की वजह से जो है सेंसेशन कम हो जाती है, फिर उस पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप जो है शूज वगैरह यूज करें, क्योंकि अगर पेरिफेरल पार्ट पे, मींस फॉर एग्जांपल फुट पे कोई चोट लगेगी तो पता नहीं चलेगा, और वो वुंड हील नहीं होगा। फिर हील क्यों नहीं होगा, कि न्यूरोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी, नर्व एंडिंग नहीं होगी, तो फूड एंड न्यूट्रिशन की पुअर सप्लाई होगी, प्योर परफ्यूजन होगी वहां पे उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। तो इसका जो है डायबिटीज का काज डेफिशिएंसी क्या है, इंसुलिन। और अगर होता है यहाँ पे सवाल के डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती तो क्या होता हमारे पास, हाइपोथायराइडिज्म।
कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन में से रिलीज होता है, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। स्प्लीन, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड, और इस पे हम डिस्कस करके आए, ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, रेड पल्प, व्हाइट पल्प, और इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। वेजिको विजाइनल फिस्टुला, वेजिको विजाइनल फिस्टुला किसे कहते हैं? ब्लैडर और वेजिना के बिटवीन फिस्टुला। फिस्टुला क्या होती है? ओपनिंग बिटवीन टू आर्गन और टू कैविटीज के बिटवीन एक सुराख हो जाए, परफ्यूजन हो जाए, उसकी वजह से उन दोनों के कंटेंट जो है आपस में मिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लेडर और वजना की जो है वो फिस्टुला हो जाए, या हो जाता है ब्लेडर और रेक्टम में अक्सर हो जाता है, तो सिस्टो प्रोक्टो विजाइनल सिस्टुला फिस्टुला हो जाए, तो प्रोक्टो हम किसे कहते हैं? प्रोक्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम। तो उसमें आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था, काफी लोगों ने उसे प्रोस्टेट ग्लैंड किया था प्रोक्टो को। तो उनमें हो जाता है, तो कंटेंट फीसिस और यूरिन जो है वो मिक्स हो जाता है। फिर वो जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें यूरिन मिक्स होता है, जब वो यूरिन पास करते हैं तो उसमें फीसिस के कंटेंट होते हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, दिस इन्फेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड। लिविंग टिश्यू पे एक और क्वेश्चन हमारा आ चुका था, देखें उसमें जस्ट जो लिविंग टिश्यू थे वो था, उसमें सवाल था कि एंटी सेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम किसके लिए देते हैं? तो उसमें हमारा था फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ऑल लाइफ। तो हमने ऑल लाइफ किया था। तो एंटीसेप्टिक हम लिविंग टिश्यू को सेप्सिस से प्रिवेंट करेंगे, तो उसे एंटीसेप्टिक यूज करेंगे और डिसइंफेक्टेड करने के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्योंकि हमारा लेस देन 30 सेकंड बचे हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर करना, और बाकी मैं आपको स्लाइड्स, लेक्चर नोट्स और लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड भेज देता हूँ और टेस्ट।